ये लोग दिल्ली के बाहर सराय बावली के नजदीक शालीमार बाग में जाकर अपना कैंप लगाते हैं और 1 महीना यहीं पर बर्बाद कर देते हैं। शालीमार बाग आज भी दिल्ली में मौजूद है। नादिर शाह ने शाही कैंप के ईस्ट की तरफ एक पूरा चक्कर लगाया ताकि यह समझा जा सके कि यमुना नदी के पानी का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। इसके 2 महीने बाद भी दिल्ली दरबार की तरफ से इस खतरे से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। इस अभियान के खर्चे के तौर पर 1 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए उस वक्त। लेकिन जब यह सिद्ध हो गया कि नादिर जैसे विश्व विजेता के सामने इस बेचारे गवर्नर की कोई औकात नहीं थी, जकरिया खान ने लाहौर के किले को जब पर्शियन सेना को सौंप दिया तब उसके ऊपर गद्दारी का घिनौना आरोप लगाया जाने लगा। नादिर शाह खुद 11 फरवरी 1739 को इतवार के दिन अर्ली मॉर्निंग सराय अजीमाबाद पहुंचा तो वो यही कहता कि कोई बात नहीं, दिल्ली अभी दूर है। कहते हैं कि तभी से यह कहावत बन गई कि दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों, लाहौर से निकलकर नादिर शाह सरहिंद और राजपुरा होते हुए अंबाला पहुंचा। वहां पर उसने अपना हरम और अपना सारा भारी सामान छोड़ दिया और शाहबाद मारकंडा होते हुए सराय अजीमाबाद पहुंचा, जहां से करनाल में लगा वो मुगल कैंप महज 12 मील दूर था। पूरी स्थिति को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नादिर के संभावित हमले के बारे में दिल्ली दरबार का रवैया जितना लापरवाही भरा था, उसको बेमिसाल मूर्खता का नाम दिया जा सकता है। काबुल मुगल शासन के हाथों से निकल चुका था। यह खबर जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली पहुंच गई थी, लेकिन इतने महीनों तक सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। दिल्ली के उस वक्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को जब भी यह खबर मिलती कि नादिर शाह कहां पहुंचा है तो वो यही कहता कि कोई बात नहीं, दिल्ली अभी दूर है। कहते हैं कि तभी से यह कहावत बन गई कि दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद जब नादिर शाह ने खैबर दर्रे को पार किया तो उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही थी कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। इसके 2 महीने बाद भी दिल्ली दरबार की तरफ से इस खतरे से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। 2 दिसंबर 1738 को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने 3 बड़े दरबारियों को इस हमले से निपटने के लिए भेजा। ये दरबारी थे इत्माद उद्दौला कमरुद्दीन खान, निजाम उल मुल्क आसफ जहां, बख्शी यानी सेना के कमांडर शमसुद्दौला खान दौरान। इनको दरबार की तरफ से इस अभियान के खर्चे के तौर पर 1 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए उस वक्त। ये लोग दिल्ली के बाहर सराय बावली के नजदीक शालीमार बाग में जाकर अपना कैंप लगाते हैं और 1 महीना यहीं पर बर्बाद कर देते हैं। शालीमार बाग आज भी दिल्ली में मौजूद है। जब नादिर शाह के अटोक नदी पार करने की खबर उन तक पहुंची तब कहीं जाकर इस शाही सेना ने कुछ हलचल दिखाई। अब भी दिल्ली दरबार को जकरिया खान से काफी उम्मीदें थी कि वो इस पर्शियन बादशाह को शायद संभाल लेगा। हालांकि जकरिया खान को दिल्ली की तरफ से किसी भी तरह की मदद से इनकार कर दिया गया था। लेकिन जब यह सिद्ध हो गया कि नादिर जैसे विश्व विजेता के सामने इस बेचारे गवर्नर की कोई औकात नहीं थी तो इसको कायर कहा गया। जकरिया खान ने लाहौर के किले को जब पर्शियन सेना को सौंप दिया तब उसके ऊपर गद्दारी का घिनौना आरोप लगाया जाने लगा और कहा जाने लगा कि यह भी नादिर शाह की तरह खुरासान का रहने वाला है तो उसके साथ जाकर मिल गया है। आखिरकार जब बादशाह मोहम्मद शाह ने नादिर का मुकाबला करने में अपने आप को नाकाबिल पाया तो उसने निजाम को तलब किया। औरंगजेब के जमाने का उस वक्त अकेला जिंदा बचा इंसान था निजाम, जो बहुत अनुभवी था और डिप्लोमेसी का माहिर था। मुगलों के कमजोर होने के कारण राजपूताना ने भी अपने आप को दिल्ली से अलग कर लिया और अपनी आजाद रियासतों की सुरक्षा तक ही सीमित हो गई। उधर मराठों की तरफ से भी दिल्ली को कोई मदद नहीं मिली। दिसंबर 1738 में यानी रमजान के महीने में मुगल शाही सेना ने 1 महीना वहीं दिल्ली के बाहर बैठकर गंवा दिया और जब पता चला कि पर्शियन आर्मी ने अटक को पार कर लिया है तब उन्होंने दिल्ली से लाहौर की तरफ बढ़ना शुरू किया। 18 जनवरी 1739 को बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला भी दिल्ली से निकला और 27 जनवरी को पानीपत पहुंचा, जहां पर उसने पहले से पहुंच चुके अपने 3 जर्नलों से जो कि उसके आने का इंतजार कर रहे थे मुलाकात की। जब ये सब करनाल पहुंचे तो इनको पता चला कि नादिर शाह ने लाहौर को कैप्चर कर लिया है। तब इन्होंने फैसला किया कि अब लाहौर जाने से कोई फायदा नहीं होगा और यही यानी करनाल में रहकर दुश्मन के आने का इंतजार किया जाए। यहां से अली मर्दान नाम की एक नहर गुजरती थी, इसलिए यहां पर पानी का भी पूरा इंतजाम था। इस इलाके में बड़े बड़े खुले मैदान हुआ करते थे दोस्तों उस वक्त, जहां पर घुड़सवार सेना के युद्ध अभ्यास के लिए
पूरी सुविधा थी। और अब अवध के गवर्नर सादत खान को भी अपने 30,000 घुड़सवारों के साथ यहां पर आकर इनसे मिलना था, जिसका इंतजार भी इनको करना था। उनको अभी तक ये उम्मीद भी कायम थी कि शायद राजपूताना से भी उनको कोई मदद मिल जाए। बादशाह के सलाहकारों, जिनमें से खासकर निजाम ने सलाह दी कि आगे जाकर लड़ाई का रिस्क लेने के बजाय करनाल में ही रहकर दुश्मन के आने तक अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया जाए। सादुद्दीन खान और मीर अताश की देखरेख में मुगल कैंप के चारों तरफ मिट्टी की कई मील लंबी एक दीवार बनाई गई। इसके साथ साथ अंदर की तरफ खाइयां खुदवाई गई और उनके अंदर सैनिकों को बंदूकों के साथ निगरानी के लिए तैनात कर दिया गया। रुस्तम अली के मुताबिक करनाल में नादिर शाह की फौज में लगभग 55,000 घुड़सवार थे। मिर्जा मेहदी के मुताबिक जब नादिर शाह पर्शिया से निकला तब उसकी फौज की तादाद लगभग 80,000 के आसपास थी, लेकिन वो पूरे रास्ते अफगानों से लड़ते हुए आया था, तो कई जगह जीते हुए किलों और दूसरे शहरों की सुरक्षा के लिए उसकी टुकड़ियां रास्ते में रुकती चली गई। नादिर के कैंप में कुल मिलाकर 1,60,000 आदमी थे, जिनमें से 1/3 नौकर चाकर थे जो हथियारों से लैस घोड़े पर सवार थे ताकि लूट के काम में भाग ले सकें और लूटे हुए माल की सुरक्षा कर सकें। लखनऊ के एक इतिहासकार गुलाम अली के मुताबिक मुगलों की शाही सेना की तादाद घुड़सवार और पैदल सेना दोनों को मिलाकर लाखों में थी, जिसमें 8,000 छोटे और बड़े तोपखाने थे, 11,000 टेंट थे। एक जगह ऐसा जिक्र मिलता है कि मुगलों का जो शाही कैंप करनाल में लगा हुआ था वो लगभग 12 मील के इलाके में फैला हुआ था। इतने बड़े इलाके में फैले कैंप की सुरक्षा कोई दीवार नहीं कर सकती थी, वो भी नादिर शाह जैसे ताकतवर दुश्मन से। यही हुआ, जब मौका आया तो मुगल सेना इस दीवार के पीछे छुपकर बैठी हुई एक नाकारा सेना साबित हुई। जैसे ही दुश्मन इस कैंप के पास पहुंचा तो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की गलत रणनीति के नतीजे आने शुरू हो गए। पर्शिया के घुड़सवारों ने चारों तरफ से हमले शुरू कर दिए। इतनी भारी संख्या में लोगों ने कैंप छोड़कर भागना शुरू कर दिया कि उनको छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। नादिर शाह के लोगों ने चारों तरफ अनाज के खेतों में तेल छिड़ककर आग लगा दी ताकि कैंप में अनाज की कमी हो जाए और वो महंगा हो जाए। शुरुआती 4 दिनों में ही इतनी बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने सारा राशन खत्म कर दिया और फिर उसके बाद 5 दिनों तक भूखे रहने के बाद उनकी आर्मी और बाकी लोगों ने दुश्मन को आत्मसमर्पण कर दिया। अब आपको बताते हैं कि जहां पर ये लड़ाई हुई थी वो शहर करनाल दिल्ली से लाहौर जाने वाले पुराने हाईवे पर स्थित है, जिसे आजकल जीटी रोड कहते हैं। ये उस वक्त की मुगल राजधानी दिल्ली से 75 मील और पानीपत से 20 मील उत्तर की तरफ और तरावड़ी से 9 मील दक्षिण की तरफ पड़ता है। इसी जगह पर उत्तर भारत पर अधिकार तय करने के लिए कई ऐतिहासिक लड़ाइयां हुई दोस्तों। यहां तक कि कौरवों और पांडवों के बीच हुई लड़ाई का मैदान कुरुक्षेत्र भी यहां से सिर्फ 22 मील नॉर्थ में है। अली मर्दान खान नाम की नहर करनाल के ईस्ट की तरफ से गुजरती थी। इस नहर और यमुना नदी के बीच 5 से 7 मील चौड़ा मैदान था। मोहम्मद शाह ने अपने कैंप को नहर के वेस्टर्न यानी पश्चिम किनारे के साथ साथ लगाया, जहां दक्षिण की तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ करनाल शहर था। सराय अजीमाबाद, जहां पर फिलहाल नादिर की हमलावर पर्शियन फौज बैठी हुई थी, करनाल से 12 मील उत्तर की तरफ था। 12 मील की दूरी में से 8 मील एक बहुत गहरा और लंबा चौड़ा जंगल था, जिसके बीचों बीच एक महज पतला सा रास्ता होकर गुजरता था। इस तरह मुगल फौज को सामने से इस जंगल का और दाएं तरफ से अली मर्दान नहर का नेचुरल कवर मिल रहा था। कुल मिलाकर अगर मुगल फौज का पूरा फॉर्मेशन देखें तो वो इस तरह था कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड में निजाम अपने दोनों तरफ तोपखाने के साथ मौजूद था। वेस्ट की तरफ वजीर ने अपनी पोजीशन ली थी और सेंटर में खुद बादशाह मौजूद था। नादिर शाह खुद 11 फरवरी 1739 को इतवार के दिन अर्ली मॉर्निंग सराय अजीमाबाद पहुंचा। 6,000 घुड़सवारों की टुकड़ी, जो कि कुर्दिस्तान की सबसे बेहतर लड़ाकों में से एक थी, हाजी खान की अगुवाई में पहले ही नदी के किनारे पर मौजूद मुगल कैंप का पूरा जायजा ले चुकी थी। शाही मुगल सेना की सही पोजीशन और आसपास की जमीनी हकीकत को समझने के लिए नादिर शाह ने शाही कैंप के ईस्ट की तरफ एक पूरा चक्कर लगाया ताकि यह समझा जा सके कि यमुना नदी के पानी का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। तब उसको यह भी समझ में आया कि बाईं तरफ से होते हुए पीछे मौजूद पानीपत शहर पर कब्जा करके दिल्ली के साथ मुगलों की सप्लाई लाइन को और कम्युनिकेशन को काटा जा सकता है, यानी दिल्ली से उनके हर तरह के संपर्क को काटकर उनको ह्यूमिलिएट कर दिया जाए और मोहम्मद शाह को वहीं उसी जगह पर चारों तरफ से घेरकर करनाल में ही कैद कर दिया जाए, जिससे बिना किसी भी विरोध और लड़ाई के वो यानी नादिर शाह दिल्ली तक पहुंच सकता है। नादिर शाह की योजना तारीफ के लायक थी
और जितना सोचा गया था उससे कम वक्त में ये सफल भी हुई। 12 फरवरी सोमवार के दिन पर्शियन आर्मी ने सराय अजीमाबाद से कूच किया और वहां से लगभग 9 मील दूर जाकर अली मर्दान नहर को पार किया। उसने करनाल से 6 मील पहले नॉर्थ ईस्ट साइड में खुले मैदान में अपना कैंप लगा लिया। यह जगह कुंजपुरा से थोड़ा उत्तर की तरफ थी और सामने ही यमुना नदी थी। अपनी मेन आर्मी डिवीजन को यहां छोड़कर नादिर शाह अपने साथ एक छोटी सुरक्षा टुकड़ी को लेकर मोहम्मद शाह की एक्चुअल पोजीशन का जायजा लेने के लिए उसके कैंप की तरफ बढ़ा, जहां उसने नजदीक से मुगलों के तोपखाने और फौज की तादाद वगैरह का अंदाजा लगाया और वापस अपने टेंट में लौट आया। शाम के वक्त उसको खबर मिली कि अवध का गवर्नर सादत खान अपनी 30,000 घुड़सवार सेना और तोपखाने के साथ बादशाह मोहम्मद शाह की मदद के लिए आ रहा है और वो पानीपत पहुंच चुका है। तुरंत पर्शियन आर्मी के एक स्ट्रांग डिवीजन को उसकी सही पोजीशन की जानकारी लेने के लिए भेजा गया। दरअसल सादत खान 20,000 घुड़सवारों, तोपखाने और युद्ध के सामान के साथ अवध से निकले और लगभग 1 महीने के बाद 7 फरवरी को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में वो सिर्फ 1 दिन के लिए रुके। दिल्ली से निकलने के बाद पानीपत तक की लगभग 55 मील की दूरी उन्होंने महज 3 दिन में पूरी की। चौथे दिन 12 फरवरी को उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और 20 मील की दूरी एक ही दिन में तय कर डाली। उसी दिन आधी रात को वो करनाल पहुंच गए। उनका बाकी सामान धीरे धीरे बिना किसी खास सुरक्षा के लंबी कतार में उनसे 1 दिन पीछे के फासले पर आ रहा था। हालांकि यह भारतीय सेनाओं के मामले में आम बात हुआ करती थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 12 तारीख को नादिर शाह के स्काउट्स ने अपने शिविर से 32 मील आगे जाकर पानीपत में सादत खान की असली पोजीशन की खबर ली थी। लेकिन भारतीय मुगल सेना का खुफिया विभाग इस तरह के काम में पूरी तरह से लापरवाह और फेल्योर साबित हुआ। सादत खान को दुश्मन के ठिकाने का पता ही नहीं चला। करनाल में बैठा बादशाह भी उतना ही लापरवाह था। गुलाम हुसैन लिखते हैं कि करनाल के शाही कैंप में किसी को भी नहीं मालूम था कि नादिर शाह लाहौर से करनाल पहुंच चुका है। ये एक दिन तब पता चला जब कुछ बंजारे चारा लाने के लिए अंदर जंगल में दूर तक निकल गए, जहां उनका नादिर शाह के पर्शियन रवाकों के साथ आमना सामना हुआ और वो बुरी तरह से डरे हुए और घायल होकर वापस लौटे। तब पूरे कैंप से चीखने की आवाजें आने लगी, नादिर आ गया, नादिर आ गया। मौत के भय ने मुगल सेना को जकड़ दिया था और वो सभी सादत खान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 12 फरवरी की आधी रात को सादत खान करनाल के आसपास पहुंचा। खाने दौरान ने कैंप से 1 मील पहले उनका स्वागत किया। अगले दिन सुबह उसने बादशाह से मुलाकात की, फिर बादशाह की मौजूदगी में एक वॉर काउंसिल की मीटिंग बुलाई और वॉर स्ट्रेटजी को डिस्कस किया। तभी खबर मिली कि सादत खान का सामान लेकर आ रहे काफिले पर नादिर के सिपाहियों ने हमला बोल दिया है और 500 के आसपास सामान से लदे ऊंटों को छीन कर ले गए। सादत खान ने अपनी तलवार को उठाया जो उसने नीचे कारपेट पर बादशाह के सामने रखी हुई थी और जाकर दुश्मन से लड़ने की इजाजत मांगी। तब निजाम ने रुकने के लिए सलाह देते हुए कहा कि अवध के सैनिक 1 महीने से लगातार चल रहे सफर की वजह से थके हुए हैं, इसलिए तुरंत लड़ने के लिए ये फिट नहीं है और फिलहाल इनको थोड़े आराम की जरूरत है। वैसे भी फिलहाल शाम हो चुकी है और 1-2 घंटे का ही दिन बाकी है। एक दूसरे दरबारी ने सादत खान से कहा कि 500 ऊंटों की चिंता ना करें और कल जब लड़ाई होगी तो नादिर शाह के पूरे कैंप को ही जीतकर अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन सादत खान ने किसी की नहीं मानी और कहा कि वो अपने आदमियों को यूं मरते हुए नहीं देख सकता। उसने अपने कैंप में अपने सभी सैनिकों को संदेश भिजवाया कि जल्दी से चलने के लिए तैयार हो जाएं। उस जमाने में भारत की घुड़सवार सेना के सैनिकों का रोजगार अपने घोड़े के ऊपर निर्भर होता था दोस्तों, इसलिए वो अपने घोड़े का जीवन दांव पर नहीं लगा सकते थे और ना ही उसको ज्यादा थका सकते थे। चूंकि 1 महीने से वो सब लगातार चलकर आए थे तो सादत खान के ज्यादातर सैनिकों ने अब तुरंत जाने से इनकार कर दिया। लेकिन आखिरकार उसके 4000 घुड़सवार और 1000 पैदल सैनिक उसके साथ जाने के लिए राजी हो गए। सादत खान को देखकर नादिर के सैनिकों ने भागना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि वो डर गए हैं, और सादत खान को उसके कैंप से 3 मील दूर ले गए। इसकी खबर जब नादिर शाह को मिली तो बहुत खुश हुआ। जैसा कि उसके एक दरबारी इतिहासकार ने लिखा है कि इसी दिन का बादशाह को इंतजार था और वो दिन जल्दी आ भी गया। नादिर शाह ने जल्दी से स्ट्रेटजी बनाई कि दुश्मन को रात के वक्त बचकर ना जाने दिया जाए। उसने अपने 3000 सबसे ज्यादा ट्रेंड और अनुभवी सैनिकों को 3 भागों में बांटा और घात लगाकर हमला करने के लिए तैनात कर दिया। 2 छोटी टुकड़ियों को, जिनमें 500 तेज दौड़ने वाले घुड़सवार शामिल थे, सादत खान और खाने दौरान के लिए भेज दिया गया ताकि उनको घेर कर युद्ध के मैदान की तरफ लाया जा सके। युद्ध का निर्देशन करने के लिए नादिर शाह अपने टेंट से निकला। उसने अपने शरीर पर पूरी तरह से कवच और हेलमेट सजाया हुआ था। एक बड़े घोड़े पर सवार होकर और अपने कबीले के 1000 चुने हुए तुर्की घुड़सवारों के साथ
वो लड़ाई में शामिल हुआ। पुराने जमाने में भारत में लगभग सभी लड़ाइयों में हाथियों का अहम रोल हुआ करता था दोस्तों। हाथियों को धोखा देकर भगाने के लिए नादिर शाह ने एक रास्ता निकाला। 2 ऊंटों को एक साथ खड़ा करके उनके ऊपर एक मंच जैसा बनाया गया और उसके ऊपर जलने वाला पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। फिर ऊंटों को हाथियों की तरफ भगाया गया, जिससे हाथी अपनी ओर आती आग को देखकर डर जाते थे और मुड़कर तेजी से भागने लगते। इस पूरे खेल से सेना में भगदड़ मच जाती थी। सादत खान को अलग थलग करने के बाद नादिर की सेना ने अपनी जंबूरक नाम की हल्की तोपों से उसकी टुकड़ियों को घेर लिया। जंबूरक एक छोटी और हल्की तोप होती थी दोस्तों, जिसको ऊंट के ऊपर लगाया जाता था। ये चारों दिशाओं में घूम जाती थी और गोली की बौछार कर देती थी। इसकी मार से दुश्मन को जवाबी हमला करने का भी वक्त नहीं मिलता था। इन हल्की तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी और सादत खान के आगे की तरफ लड़ रहे लड़ाके इनके शिकार हो गए और जो बच गए भाग खड़े हुए। लेकिन सादत खान ने डटकर दुश्मन का मुकाबला किया, लेकिन वो कब तक इनका मुकाबला करता, और शाम होते होते उसको मैदान से बाहर करके गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही मुगल आर्मी के दाएं तरफ की लड़ाई लगभग बंद हो गई और यही हश्र खाने दौरान की डिवीजन का हुआ। पर्शियन आर्मी की जंबूरक तोपें तेजी के साथ आग उगल रही थीं और उन्होंने इसकी डिवीजन में मौत का तांडव मचा दिया। नादिर की कुशल रणनीति को मुगल सेना के सरदारों की लापरवाही और लीडरशिप की जबरदस्त कमी से काफी फायदा हुआ। उसकी सेना ने मुगल आर्मी की तीनों डिवीजनों को एक दूसरे से अलग कर दिया और एक से दूसरी डिवीजन के बीच फासला मीलों में हो गया। हर डिवीजन के सैनिक युद्ध के मैदान से आ रही गोलीबारी की आवाजों को सुन पा रहे थे, लेकिन उनके भाइयों पर वहां पर क्या गुजर रही थी इसका उनको कोई भी अंदाज नहीं था। उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात थी। खाने दौरान अपने दोस्त सादत खान की चाहते हुए भी कोई मदद नहीं कर सका। मुगलों की भारतीय सेना में निजाम उल मुल्क हालांकि सबसे सक्षम जर्नैल था, लेकिन उस पूरे दिन वो बिल्कुल न्यूट्रल रहा और उसने सादत खान और खाने दौरान में से किसी की भी मदद करने की सोची ही नहीं, क्योंकि शायद उसको लगता था कि ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो दरबार में उसका ओहदा बढ़ जाएगा। मुगल बादशाह मूर्ख था और वो युद्ध के मैदान के बाईं तरफ एक लकड़ी के बुत की तरह खड़ा रहा। इनके पास भारी तोपखाना तो था, लेकिन नादिर की सेना ने इनको तोपखाने को चलाने का मौका ही नहीं दिया। हाथियों पर बैठे उनके बड़े सेनापति दुश्मन के गोलों का निशाना बन रहे थे। नादिर शाह के बंदूकधारियों की जानलेवा गोलीबारी 2 घंटे तक चलती रही। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने कमजोर बादशाह की वजह से बेकार में ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अब्दुल करीम लिखते हैं कि तीर गोलियों का जवाब नहीं दे सकते। दोस्तों, स्थिति अब बिल्कुल निराशाजनक हो चुकी थी। उनके ज्यादातर अफसर युद्ध में काम आ चुके थे, यानी मुगल सेना के। खाने दौरान के 1000 बहादुर सिपाही मारे जा चुके थे और वो खुद भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनके चेहरे पर गहरे घाव थे और वो अपने हाथी के ओहदे में नीचे गिर गए। लेकिन उनके कुछ विश्वास पात्र सैनिकों ने उनको घेर लिया और एक तगड़ी लड़ाई के बाद वो उनको बचाकर कैंप में ले गए। हालांकि इस वक्त उनकी हालत को देखकर लगता था कि वो बचेंगे नहीं।